हेलो एवरीवन, यू फॉरएवर के 6th चैप्टर में आज हम जानेंगे कि हमारे कंपन क्या हैं और इस ब्रह्मांड में कितने प्रकार के कंपन हैं। लॉब्सन ग्राम्पा ने कहा कि इस अस्तित्व में जो कुछ है वो कंपन है। आइए हम कल्पना करें कि यह पूरा अस्तित्व एक विशाल पियानो का कीबोर्ड है और हम मात्र चींटी हैं। तो चींटी केवल कुछ ही स्वर, कुछ ही कुंजियों तक को ही महसूस और देख पाएगी। बिल्कुल वही हमारे साथ होता है। पियानो की ये जो विभिन्न कुंजियां हैं वो अलग अलग वाइब्रेशन की हैं। जैसे कि जो सबसे धीमी और ठोस है उस कंपन को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम सुन या देख नहीं सकते। फिर उसके अगला वाला कंपन साउंड का है, ध्वनि का है, जिसको हम केवल सुन सकते हैं। और उसके बाद वाला कंपन दृष्टि का है, जिसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई हाई वाइब्रेशंस हैं जिनको रेडियो वेव्स कहते हैं। उनको हम देख और सुन तो नहीं सकते, पर हमारे पास विशेष उपकरण हो जैसे रेडियो सेट, तो वो रेडियो तरंगों को धीमा करके हम रेडियो में कार्यक्रम सुन सकते हैं। या टेलीविजन, उसमें इन रेडियो तरंगों को धीमा करके हम टेलीविजन पर प्रोग्राम भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हाई वाइब्रेशन है जिनको न किसी उपकरण के द्वारा देखा जा सकता है न सुना जा सकता है। उन कंपनों को हम टेलीपैथी के द्वारा सुन सकते हैं या क्लेयरवॉयंस के द्वारा उन चीजों को हम देख सकते हैं। अर्थात हमारे आसपास अलग अलग वाइब्रेशन की रेडियो तरंगे मौजूद हैं। ध्वनि और दृष्टि का निकटता से संबंध होता है। हम एक रंग ले सकते हैं और कह सकते हैं कि इसमें एक संगीत स्वर है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए गए हैं जिसके स्कैनर के नीचे यदि रंग डाला जाए तो वे एक विशेष स्वर बजाते हैं। उसी तरह हम एक ध्वनि ले सकते हैं और कह सकते हैं कि इसका एक उपयुक्त रंग है। अर्थात हर रंग का एक स्वर है और हर स्वर का एक रंग है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि जब ध्यान करते थे तो ग्रहों के ऊपर जब चिंतन करते थे तो ग्रहों से रिलेटेड उन्होंने रंगों की जानकारी भी हमें दी। जैसे भारतीय संगीत पैमाने पे सा रे ग म प ध नी सा होता है, बिल्कुल वैसे ही पाश्चात्य संगीत पैमाने में डो रे मी फा सो ला टी डो होता है। और उन्होंने बताया कि जो सा स्वर है वो लाल रंग से संबंधित है, अर्थात हमारा मंगल ग्रह लाल रंग का है। रे स्वर ऑरेंज कलर का है जिसका सूर्य आधिपत्य है। ग स्वर येलो कलर से संबंधित है और ये बुध ग्रह यानी कि मरकरी प्लैनेट से संबंधित है। म स्वर ग्रीन कलर से और इसका संबंध शनि यानी कि सैटर्न से रिलेटेड है। प स्वर ब्लू कलर का है और बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लैनेट से मेल खाता है। ध इंडिगो यानी कि डार्क ब्लू, यह शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट से संबंधित है। नी स्वर बैगनी कलर का है और इसका संबंध चंद्र ग्रह से है। रामपा ने इसके बाद बताया है कि हमारे यही सब रंग ऑरा में भी हैं। ऑरा के बाहर एक आवरण होता है जिसे ऑरिक शीट कहते हैं। अर्थात मानव अस्तित्व का पूरा संयोजन ऐसा है कि जैसे केंद्र में मानव शरीर है, फिर इतरिक और फिर ऑरा, और ये सभी एक बैग में संकोचित हैं। आप इसे कल्पना कर सकते हैं कि एक साधारण मुर्गी का अंडा है, उसका जो पीला जर्दी वाला भाग है वो हमारा शरीर है और जो सफेद जर्दी वाला भाग है वो हमारी एथरिक और ऑरा है। इसके बाद यदि उस एग को बॉईल करते हैं और उसके शेल को निकालते हैं तो उस शेल के नीचे एक पारदर्शी महीन झिल्ली होती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ऑरा के बाहर एक पारदर्शी महीन झिल्ली होती है जिसे ऑरिक शीट कहते हैं। पूरी तरीके से ये एक संकोचित बैग है। हमारी ऑरा भंवर या स्पंदन के प्रभाव में कुछ हद तक लहराती है, लेकिन यह हमेशा अपने अंडे के आकार को फिर से हासिल करने की कोशिश करती रहती है। ऑरा एक गुब्बारे के समान है जो हमेशा
अपने आकार को फिर से हासिल करने की कोशिश करता है। जैसे ही कोई व्यक्ति सोचता है तो उसका विचार मस्तिष्क से निकलकर एथरिक और फिर ऑरा से होते हुए ऑरिक शीट पर प्रोजेक्ट होता है, जहां विचार टकराते दिखते हैं और चित्र बनाते हैं जिन्हें एक क्लेयरवॉइंट व्यक्ति आसानी से देख सकता है। लेकिन क्लेयरवॉइंट व्यक्ति यदि दक्ष हुआ तो वो वर्तमान विचारों के चित्रों को ही नहीं देखता, बल्कि हमारे इस जन्म के साथ साथ पिछले 2-3 जन्मों के चित्र भी उसे सब दिखाई देते हैं। हमें यह सब काल्पनिक लग सकता है, पर एक दक्ष क्लेयरवॉइंट के लिए हमारे पिछले जन्म भी देखना बहुत आसान और सत्य बात है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी अनुभूति या संवेदनशीलता के साथ किसी और व्यक्ति की ऑरा को समझ सकता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं देख पाता। कितने बार हम कुछ लोगों से बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं और कुछ लोग जो हमारे साथ बात भी नहीं किए हैं, हमसे दूर ही हैं, पर उनको देखकर थोड़ा सा एजिटेशन या थोड़ा सा रिपल्शन महसूस होता है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके ऑरा के रंग आपके ऑरा के रंगों से टकरा रहे हैं। हर ऑरा कई रंगों और रंगों की कई पट्टियों से बनी होती है। यह आवश्यक है कि दो लोगों के कंपैटिबल होने से पहले उनके ऑरा के रंग और पट्टियां एक दूसरे से मेल खाती हों। यह अक्सर होता है कि एक पति और पत्नी एक या दो दिशाओं में तो बहुत कंपैटिबल रहेंगे, परंतु दूसरी चीजों में पूरी तरह से असंगत होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑरा की एक विशेष तरंग कुछ बिंदुओं पर पूर्ण सहमति और पूर्ण संगति लाती है। हम कह सकते हैं कि दो लोगों में अगर मतभेद है तो निश्चित रूप से वे असंगत हैं। यदि आप चाहें तो वही लोगों को चुन सकते हैं जो आपकी ऑरा के रंगों से मेल खाते हों या आपकी ऑरा के रंगों से हार्मोनियस कलर रखते हों। कुछ खास प्रकार के लोग भी होते हैं, कुछ झुंड लड़कों के या लड़कियों के हमें देखकर लगता है कि वो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं या हम उम्र है, तभी उनकी दोस्ती इतनी गहरी है। पर वास्तविकता ये है कि वे सेम फ्रीक्वेंसी के या सेम ऑरा को धारण किए हुए हैं। ड्वेल पर्सनालिटी के यानी कि दोहरे व्यक्तित्व के लोगों में दो ऑरा एक कोण पर आपस में जुड़ी होती है। तो लॉब्सन रामपा कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के अगर मानसिक इलाज किया जा रहा है तो उन्हें शॉक ट्रीटमेंट देना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शॉक ट्रीटमेंट एक ऑरा एक अंडे के अनुसार ही काम करती है। जब दोहरे व्यक्तित्व वाले को शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है तो एस्ट्रल बॉडी तुरंत बाहर निकलती है और इस समय उसके नर्वस सिस्टम में बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जब व्यक्ति के कंपन यानी कि वाइब्रेशन बढ़ते जाते हैं तो ऑरा और भी शुद्ध चमकीले रंगों में दिखनी शुरू होती है। ऑरा का रंग किसी व्यक्ति की क्षमताओं का मुख्य संकेतक है। निश्चित रूप से ऑरा के रंग व्यक्ति के मूड के साथ बदलते हैं, लेकिन मूल रंग तब तक नहीं बदलता जब तक व्यक्ति चरित्र में सुधार नहीं करता या उसे बिगाड़ नहीं देता। आप कह सकते हैं कि मूल रंग वही रहता है, पर उसके अस्थायी रंगों में उतार चढ़ाव हो सकता है। संगीत और मेंटल रिदम यानी कि मानसिक लय के बीच में एक संबंध है। आपको आश्चर्य होगा, हमारा भी अपना एक कंपन है, यानी कि हमारा भी एक स्वर है। प्रत्येक व्यक्ति अपने वाइब्रेशन के अनुसार एक स्वर उत्सर्जित करते रहता है। गहरी सोच वाला व्यक्ति बहुत ही शांत और गहरे म्यूजिक पसंद करता है, पर एक अव्यवस्थित दिमाग वाला व्यक्ति अस्त व्यस्त उत्तेजना वाला संगीत को पसंद करता है। हिट धुन वो होती है जो न केवल हमारे कानों के लिए मधुर है, बल्कि हमारे मेंटल रिदम, हमारे मूड को भी वो ठीक कर देती है। शास्त्रीय संगीत अधिक स्थायी प्रवृत्ति का होता है। ये हमारे श्रवण तरंग को, हमारी संवेदनाओं को सुखद कंपन बनाता है। कोई राष्ट्रीय नेता ऐसा भी अपना राष्ट्रगान बना सकता है जिसको सुनकर देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो जाए। उसके गीत और उसके म्यूजिक को इस तरीके से कंपोज किया जाता है कि वो हमारी चेतना में टकराकर हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को जगा सके। पर यदि कोई दुष्ट नेता रहे या स्वार्थी नेता हो तो इसका उपयोग
लोगों को भड़काने या हिंसा करने के लिए भी ऐसे गीतों की रचना कर सकता है। और इतिहास गवाह है कि ऐसे संगीत के द्वारा मानव जाति पर बहुत हिंसा हो चुकी है। इस म्यूजिक और मेंटल रिदम को एडवर्टाइजमेंट्स कंपनी भी यूज करती हैं। जब हम एडवर्टाइजमेंट को टीवी की स्क्रीन में देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे चेतन मन पर न जाकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, अर्थात हमारे अवचेतन मन में वो बात, वो एडवर्टाइजमेंट अपनी जड़ें जमा लेती है। और जब कभी आप मार्केट जाएंगे तो अनजाने में ही आप वो चीजें मांगेंगे जो आपको जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स ने हमारी अर्ध जागरूकता में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। तो इस तरीके से म्यूजिक का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से होता है। तो सावधान रहिए एडवर्टाइजमेंट्स के कारण कहीं आप उन चीजों को न खरीद लें जिनकी जरूरत आपको है ही नहीं। तो अगली बार और आपको देखने की विधि को जानेंगे 7th चैप्टर में। थैंक यू।